नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं। ईडी को सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ऐसी डायरी हाथ लगी है जिसमें वीरेंद्र राम ने कई नेताओं, मंत्री और ब्यूरोक्रेट के नाम लिखे हुए हैं। साथ ही उनसे हुए लेन देन का भी ब्यौरा लिखा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में कट मनी के डिटेल्स हैं। इस डायरी को खंगाला जा रहा है और जांच के बाद ही उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के से मिली जानकारी के अनुसार इसमें लाखों करोड़ों के डील के बारे में हिसाब लिखा गया है। साथ ही इसमें कई स्थानों पर कोडवर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसे जानने के लिए कई राज खुल सकते हैं। ऐसे में साफ है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे कई नेताओं और अधिकारियों के दिल की धड़कन बढ़ सकती है। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, अब जिस डायरी की बात हो रही है, तो इस वीरेंद्र की डायरी में आखिर है क्या? क्या कुछ और इनपुट से जानकारी मिल पा रही है? निश्चित तौर पर देखिए, आज जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा बढ़ रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसी के हाथ में लग चुके हैं। और जिस तरह से एक डायरी जो मिली है, उस डायरी में कई नेताओं का नाम है, कई ब्यूरोक्रेट्स का नाम है और कई स्थानीय जो लोग हैं जिसके माध्यम से पैसों का लेन देन होता था अवैध तौर पर, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और ये जो डायरी है, ये झारखंड स्थित आवास से बरामद किया गया है। हालांकि जो वीरेंद्र राम है, उसका दिल्ली में भी कई आशियाने हैं और चाहे डिफेंस कॉलोनी आवास की अगर बात करें, बहुत बड़ा आशियाना है और उसी आशियाने में 3-4 गाड़ियां हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये भी जानकारी मिली कि जितनी महंगी महंगी गाड़ियां थी, ये सब कुछ वीरेंद्र राम अपने नाम से नहीं बल्कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के नाम से करवाता था और उसके बाद उस गाड़ी को अपने पास में रखता था। तो ये भी जानकारी मिली है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से डायरी के बारे जिक्र करें, तो उस डायरी में तमाम बातों का जिक्र है कि किसके नाम से कौन कौन सी संपत्ति करवाई गई है, या किस नाम से कौन सी गाड़ी करवाई गई है, या जो आवासीय प्रॉपर्टी है वो किसके नाम से करवाई गई है, और पैसों का जो लेन देन है, किसको लेना है, किससे लेना है, किसको देना है। तो वो जो डायरी मिली है, उसमें कई राजनेताओं का नाम है और मंत्रियों का नाम है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में अब जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और इस मामले में जल्द ही कई लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस भेज करके इस मामले में आगे की पड़ताल की जाएगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन के दौरान महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, उसके आधार पर इस मामले में जल्द ही वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी भी संभव है। और ये कहना भी जल्दबाजी भी होगी, लेकिन मेरे सूत्र स्पष्ट बताते हैं कि आने वाले 2 दिनों के अंदर ही वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो सकती है। इसके साथ ही इसी केस में कुछ और भी आरोपी, उसकी भी गिरफ्तारी इस मामले में संभव है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी और खास तौर पर कई ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस कई राज खोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। रांची में ईडी की ओर से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। कुल 24 ठिकानों पर कल छापा मारा गया था। इस दौरान वीरेंद्र राम की ओर से बनाई गई कंपनियों के अलावा 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला। साथ ही भारी मात्रा में जेवरात और करीब 30 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए। ग्रामीण विकास विभाग में तैनात चीफ इंजीनियर के खिलाफ दर्ज घूसखोरी के मामले की जांच के लिए एसीबी ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद 2019 में छापा भी मारा गया था। इसी केस को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी की है। और निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। निरंजन, अगर रांची की अगर बात की जाए तो छापेमारी लगातार चल रही है, वहां से क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पा रही है? राहुल, जिस तरह से लगातार सुबह 6 बजे से, यानी कल की बात करें, कल सुबह 6 बजे से यहाँ ईडी के अधिकारी अभी भी मौजूद हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि ये वीरेंद्र राम का आवास है जहाँ पर ये रहते हैं। और आप साफ तौर पर देखें कि ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं, उनके वाहन लगी हुई है जो आपको सामने दिखा रहा हूँ मैं। और जिस तरह से डायरी मिली है, उस डायरी में कहीं न कहीं बड़े रसूखदार राजनेताओं के नाम और कई बड़े कॉन्ट्रैक्टर का नाम उसमें सामने आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है जो गाड़ी वीरेंद्र राम को मुहैया कर रहा था, जिस पर झारखंड सरकार का स्टिकर लगा हुआ था। उसी गाड़ी से वीरेंद्र राम आना जाना करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिटेन में अभी है, हिरासत में इनको लिया गया है।
24 घंटे से अधिक का समय हुआ है और लगातार ईडी के अधिकारी यहाँ पूछताछ कर रही है। लेकिन अब देखना यह है कि 24 घंटे बीत गए हैं, अगले 2 दिनों में ये निश्चित तौर पर है कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पूछताछ के क्रम में जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कहीं न कहीं पूरा का पूरा इसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं। और जब से ये नौकरी यानी ग्रामीण कार्य विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में तैनात रहे हैं, सभी सरकारों में, हम पिछले सरकार की बात करें, वर्तमान सरकार की, इनकी पैठ जबरदस्त थी और निश्चित तौर पर बड़े ओहदे थे, कई बड़े पदों पर इन्होंने प्रभार के रूप में तैनात थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। लेकिन जिस तरह से डायरी में एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम आया है, कई लोगों के नाम आए हैं, उस कहीं न कहीं निश्चित तौर पर कई लोगों के इसमें शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन 30 घंटे से इसी आवास में ईडी के अधिकारी, जो आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ मौजूद हैं। आप देखें, इस सबसे टॉप का फ्लोर मैं आपको दिखा रहा हूं, टॉप का फ्लोर, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। उसी टॉप फ्लोर में जो पिछला हिस्सा है, इसी हिस्से में वीरेंद्र राम रहते हैं। हालांकि यह जो घर है इनका किराए का घर है, लेकिन जो रांची के अंदर ही 3 जगहों पर छापेमारी ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। जमशेदपुर आवास पर इनके जो निजी आवास है, वहां से लगभग 1 करोड़ रुपए का जो बरामद हुआ है, कई तरह के जेवरात बरामद हुए हैं, कई तरह के कागजात बरामद हुए हैं। राहुल, निश्चित तौर पर आने वाला 2-3 दिनों में ईडी इनकी गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन बिल्कुल निरंजन, तो काली कमाई के कुबेर पर दबिश लगातार जारी है। नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी है। इस दौरान करोड़ों रुपए के गहने, गाड़ियां, जमीन और फ्लैट के कागजात के साथ साथ बेनामी संपत्ति मिलने का अनुमान है। इस दौरान ईडी के अफसर और कर्मचारी एक कागजात और दस्तावेज खंगाल रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं रांची, जमशेदपुर और दिल्ली की तस्वीर, जहां चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। बढ़ेंगे आगे खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर में 100 से अधिक गोवंश को पुलिस ने जब्त किया है। लौड़िया गांव के पास तस्करी के लिए 100 से अधिक पशुओं को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मवेशी तस्कर पुलिस से बचकर फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पशु तस्कर इन मवेशियों को चक्रधरपुर से बंगाल भेजने की योजना बना रहे थे। इससे पहले ही इस इलाके से कई गोवंशीय पशु को पुलिस बरामद कर चुकी है। वहीं कई पशु तस्कर भी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन पुलिस की दबिश के बाद भी इलाके से पशु तस्करी का धंधा जारी है और इस पर रोक नहीं लग पा रही है। बोकारो में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने एहतियातन मुर्गा और बतख की बिक्री पर रोक लगा दी है और आम लोगों से भी मुर्गा और बतख का मांस नहीं खाने की अपील की है। पिछले 19 फरवरी को लोहांचल के राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में सैकड़ों मुर्गों की मौत हो गई थी। इसकी प्रयोगशाला में जांच कराई गई। 3 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आई, जिसमें मारे गए मुर्गों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले। ऐसे में बोकारो जिला प्रशासन ने कुक्कुट प्रक्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया है। साथ ही इसके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में सर्विलांस बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन ने इन इलाकों में रहने वाले निवासियों के स्वास्थ्य जांच की भी बात कही है। तो बर्ड फ्लू से लगातार अब दहशत देखने को मिल रही है और वहीं प्रशासन की तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि बतख और मुर्गे के मांस का आप इस्तेमाल नहीं करें। साथ ही इन्फेक्टेड जोन जो है वो घोषित किया गया है। तमाम तरीके की सावधानियां, सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो होली का मौका आने वाला है और उससे पहले लगातार मुर्गों में यह बीमारी देखने को मिल रही है और ऐसे में तमाम सावधानियां बढ़ती जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। झुंड से बिछड़कर गांव-गांव में भटक रहा पागल हाथी रांची के गांव-गांव में उत्पात मचा रहा है। पिछले 10 घंटे के दौरान इस हाथी ने बेड़ो और इटकी में 4 ग्रामीणों की कुचलकर जान ले ली, जबकि हाथी से कुचलकर एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। ये ग्रामीण खेती बाड़ी के लिए घर से निकले ही थे, तभी उत्पाती हाथी आदमका और एक-एक कर चारों को कुचल दिया। गजराज के उत्पात से रांची के गाँव में दहशत देखा जा रहा है। वो बोले ये गथी गणेश महाराज है, शांत रहो बोल के। फिर उसी टाइम फिर अचानक फिर पहुंच गया और ये उठ के भाग गए और उसको वहीं पर से खून दिया है। बाकी लोगों को खून दिया? हाँ, बाकी लोगों को खून दिया। ये अचानक बाई में भाग गए। अभी इलाज चल रहा है, क्या चाहिए?
इलाज चल रहा है इसको, तो पैसा चाहिए, हम लोग गरीब हैं। गांव में पता चला कि पागल हाथी आया है और इधर उधर उथल पुथल मचाने लगा। उसी क्रम में मतलब मेरा पिताजी भी खेत तरफ गए हुए थे, उनको भी पता नहीं था कि वहाँ हाथी है। वो भागने के क्रम में मेरा पिताजी हाथी की चपेट में आ गए और आसपास के गांव के लोगों को 2-3 लोगों को रौंदा है। रांची में हाथी के उत्पात को देखते हुए पहली बार धारा 144 लगाई गई है। रांची के इटकी प्रखंड क्षेत्र में सदर एसडीएम ने धारा 144 लगाई है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इटकी प्रखंड में अपने झुंड से बिछड़कर एक हाथी घुस गया है। इस दौरान हाथी के कुचले जाने से 4 ग्रामीणों की मौत हो गई है। सदर एसडीएम ने कहा कि हाथी रिहायशी इलाके में है और वन विभाग के अधिकारी उसे निकालने की कवायद में जुटे हैं। हाथी को देखने लोगों की भीड़ जमा हो जा रही थी। ऐसे में वन विभाग को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा था, जिसे लेकर धारा 144 लगाई गई है। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ हाथी जो है वो इटकी प्रखंड के अंतर्गत पर्टिकुलरली गढ़गांव और मल्टी में वो रिहायशी इलाकों में घुस गए हैं, रेजिडेंस माने ग्रामीण इलाकों में घुस गए हैं। और जहां पर अभी तक हमें इटकी प्रखंड से 4 लोगों के इस क्रम में हताहत होने की सूचना है। एहतियात के तौर पर हमने संपूर्ण इटकी प्रखंड क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत की है। वहां 5 या 5 से अधिक लोगों का एक जगह जमा होना। लोहरदगा में जंगली हाथियों ने 5 लोगों की जान ले ली। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। वित्त मंत्री ने मृतक के परिजनों को 25-25 हजार रुपए और तत्काल राशन की व्यवस्था कराई। वहीं वित्त मंत्री ने आपदा राहत कोष से परिजनों को जल्द 4 लाख रुपए सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं सदर अस्पताल में 5 मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सिविल सर्जन जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं। मैं 5 जो डेथ हुआ है, जनहित को देखते हुए, उनके संवेदना, उनके दुख को देखते हुए मैंने 5 डेड बॉडी को इमीडिएट मेडिकल बोर्ड से गठन करके 5 को मैंने पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आईओ को सुपुर्द कर दूं। जियो ट्रू 5G की सेवा लगातार देश के विभिन्न शहरों में शुरू की जा रही है। अब तक रिलायंस के द्वारा जियो ट्रू 5G की अलग अलग राज्यों में 277 शहरों में शुरुआत कर दी गई है। अब झारखंड में शिवनगरी देवघर में भी जियो के ट्रू 5G नेटवर्क की शुरुआत कर दी गई है। 1 GB प्रति सेकंड की स्पीड इसमें मिलेगी, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। चाहे शिक्षा की बात हो, टेक्नोलॉजी की या फिर बैंकिंग सेक्टर की, इन सभी क्षेत्रों में जियो ट्रू 5G एक मिसाल लेकर सामने आई है। जियो ट्रू 5G सेवा की देवघर में शुरुआत होने से लोगों में भी काफी खुशी का माहौल है। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। ट्रू 5G अब तेजी से पांव पसार रहा है। पूरे देश में 277 शहरों में जियो ट्रू 5G नेट जो है शुरू कर दिया गया है। वहीं अगर देवघर की बात करें तो देवघर में भी जियो ट्रू 5G नेट जो है का शुरुआत कर दिया गया है। इससे हाई स्पीड डाटा जो है यहाँ के लोगों को मिलेगा। आपको बताते चले कि 4G के बाद ट्रू 5G को लेकर लगातार रिलायंस की तरफ से कार्य किया जा रहा था, जिसमें कि अब जो है 277 शहर जियो ट्रू 5G से जुड़ गया है, जिसमें कि असम, झारखंड, बिहार सहित कई अन्य राज्यों में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, मणिपुर में इन तमाम राज्यों में 277 शहरों में रिलायंस जियो का जो है ट्रू 5G नेट शुरू कर दिया गया है। वहीं देवघर में भी इसकी शुरुआत हो गई है। इसके शुरुआत से काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। दूरसंचार नेटवर्क मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ ई गवर्नेंस, शिक्षा, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, SME, हेल्थ केयर, कृषि, IT के क्षेत्रों में भी विकास के अनंत अवसर भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जियो ट्रू 5G नेटवर्क देवघर में शुरू हो जाने से डाटा तो स्पीड मिलेगा ही, साथ साथ कई मायने में भी ये जियो ट्रू 5G महत्वपूर्ण होगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गिरिडीह का आदिवासी बहुल इलाका तीसरी प्रखंड मानव तस्करों का सेफ जोन बनता जा रहा है। यहां से लगातार मानव तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। भोले भाले आदिवासियों के नाबालिग बच्चियों को नौकरी और
पैसे का लालच देकर देश के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है, जहां इन नाबालिग बच्चियों का शोषण होता है। ऐसे में तीसरी प्रखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हब बनता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के आदिवासी बहुल इलाका तीसरी प्रखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से जाना जाता है और कहीं ना कहीं यह जो इलाका है वह मानव तस्करी का हब बन गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जो तीसरी प्रखंड है, तीसरी प्रखंड के जमामो गांव में ये एक आदिवासी बहुल इलाका है और हम एक ऐसे परिवार के साथ घर आए हुए हैं जहां से इन्हें बहला फुसला करके जो ह्यूमन ट्रैफिकर होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उन बिचौलियों के द्वारा एक नाबालिग बच्ची को यहाँ से नौकरी दिलाने के नाम पर बहला फुसला कर ले जाया गया था और बताया गया था इनिशियली में कि इसे पटना में ले जाया जाएगा, लेकिन पटना ना ले जाकर के इसे दिल्ली ले जाया गया। हालांकि जैसे ही चाइल्ड लाइन वालों की नजर पड़ी तो बच्ची को चाइल्ड केयर सेंटर भेजा गया, फिर उसे रिटर्न लाया गया है। आपकी बच्ची को कौन ले गया था और कहाँ ले गया था? पानो ले गया था। कहाँ बोल के ले गया? पटना कह के। पटना कह करके। तो फिर पटना से कहाँ ले गया? दिल्ली लगा था, कहाँ ले गया मालूम ना है। अच्छा, कितना दिन रही बच्ची उधर? बेसे दिन रहा 6-7 महीना। अच्छा, तो 6-7 महीना में कुछ पैसा दिया? ना 1 टका ना पैसा बेको, पैसा वाला बातें में भी ना दल को। क्या कुछ कह के ले गया? क्या बोल के ले गया था? वह पटना में काम कहते लगता है, बोल बाची के काम वहाँ होता है, फिर बोल वहाँ रखता है, ऐसे बोल लगता है ये तोर वाला 1-2 पैसा होता है। ते कहा 1-2 पैसा कहा होते बातों ना हो, भाषा भी ना सुने पा रही है। यह मामला जो है कि बच्ची का SIR हम लोग को करने के लिए दिया जाता था कि बच्ची यहाँ से गुमशुदा है, जो CWC दिल्ली में ये थी। हम लोग इनका घर आके पहले इसका घर के जाके जांच पड़ताल किया और पता करने का कोशिश किया कि बच्ची कहाँ पे है और किसके साथ गई है। तो इनके माता द्वारा जो भी जानकारी मिली वो हम लोग नोट किए और जो जानकारी उस फॉर्मेट के माध्यम से भेज के हम लोग दिल्ली CWC को भेजे। वहाँ से पता चला कि बच्ची दिल्ली की है, दिल्ली में रुक रही है और जमामो इनका घर है। तो फिर इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते करते हम लोग को पता चला कि यहाँ पे ये आई और CWC के माध्यम से हम लोग 14 फरवरी को इस बच्ची को शकसूल बरामद कर पाए। हम लोग रोजगार के लालच में ये अपने नाबालिग बच्चों को देश के अलग अलग हिस्सों में मानव तस्करों के हाथों भेजने को मजबूर है, जिसका सीधा सीधा शोषण होता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची पुलिस ने मांडर के ज्वेलरी शॉप लूटकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूट के गहने, पिस्टल और कारतूस मिले हैं। मांडर के ज्वेलरी शॉप में पिछले 11 फरवरी को दिन दहाड़े लाखों रुपए के गहनों और कैश की लूटपाट हुई थी। पूरी वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई थी। गिरफ्तार अपराधी हत्या और डकैती केस में पहले भी जेल जा चुके हैं। इनके पास से 255 ग्राम सोना, 9 किलो चांदी, मोबाइल, रिवॉल्वर और 5 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सूचना एवं तकनीकी सूचना के आधार पर 3 अपराध कर्मियों की जो इसमें संलिप्त थे गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद आमिर अंसारी, मोहम्मद आकिब खान, मोहम्मद साबिर उर्फ दाऊद खान। इसमें से 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी अरगोड़ा थाना क्षेत्र से हुई है और 1 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी कांके थाना क्षेत्र से की गई है। इनके पास से जो कुल बरामदगी हुई है वो सोने की जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो लगभग 250 ग्राम से अधिक मात्रा में है, चांदी लगभग 9 किलो से अधिक मात्रा में है, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, मोबाइल फोन्स भी इनके पास से 4 बरामद हुआ है और जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ था इसमें 1 हथियार भी बरामद हुआ है। साथ ही कुछ जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद किया गया है। जो बात सामने आई है उसमें इन तीनों के मध्य ही आपस में इसका बंटवारा कर दिया गया था। बीच में ये लोग राज्य से बाहर भी गए थे और वहां जाकर के भी इसे खपाने की कोशिश की और कुछ लोगों से ये लोग संपर्क में थे, कुछ ज्वेलरी वालों से। उसमें एक अच्छी बात ये भी रही है कि कुछ ज्वेलरी शॉप वालों से उन्होंने संपर्क किया, परंतु उनके द्वारा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दिया गया। हजारीबाग के गढ़मुड़वा जंगल में छापेमारी करके उत्पाद विभाग ने 400 पेटी विदेशी शराब जब्त की। ये शराब झोपड़ी में छिपाकर रखी गई थी। हजारीबाग और रांची के उत्पाद विभाग की टीम ने छापा मारकर शराब का जखीरा जब्त कर लिया। बरामद शराब की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शराब होली पर बिहार में खपाई जानी थी, पर उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों की साजिश नाकाम कर दी। लगभग 400 पेटी ब्लू गोल्ड शराब की बरामदी की गई और सेल इन ओवरसीज अंकित था, जिसका बाजार मूल्य
करीब करीब 12 लाख रुपया होगी और कुल लीटर 3500 लीटर, लगभग 3500 लीटर शराब, विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। रामगढ़ के चुनावी मैदान में कांग्रेस और आजसू के बीच जोरदार रस्साकसी हो रही है। आजसू के समर्थन में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। रामगढ़ सीट पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए आजसू का चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे वोटिंग की घड़ी नजदीक आ रही है, आजसू के नेता और कार्यकर्ता तो दम लगा ही रहे हैं। आजसू को समर्थन दे रही बीजेपी भी प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई लड़ रही है। पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनावी सभा ने एनडीए खेमे को हिलाकर रख दिया है। रामगढ़ सीएम हेमंत सोरेन का गृह जिला तो है ही, जेएमएम और कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, पर बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनका पैतृक आवास से बहुत लेना देना नहीं है। अगर पैतृक आवास से अगर वो चुनाव खुद जीत जाते तो रामगढ़ में वो चुनाव नहीं लड़ते। वो दुमका से विधायक बनते हैं, बरहेट से विधायक बनते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ माहौल समीकरण पर है, लेकिन उनके अनुकूल रामगढ़ विधानसभा नहीं है। रामगढ़ के सियासी मैदान में निवर्तमान विधायक पत्नी ममता देवी की विरासत बचाने के लिए पति बजरंग महतो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पसीना बहा रहे हैं। तो उन्हें चुनौती दे रही आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी के पक्ष में आजसू के साथ साथ बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। पिछले चुनाव में अलग होकर चुनाव लड़ने और तीसरे स्थान पर रहने वाली बीजेपी के समर्थन ने आजसू का हौसला कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। तो रामगढ़ के गांव-गांव में बीजेपी और आजसू नेताओं का जनसंपर्क अभियान भी दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। नहीं, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आजसू एकजुट होकर लड़ रही है और मुख्यमंत्री जी को अपने गृह जिले की याद लगता है कि उपचुनाव में आई है, तो जनता इसको समझती है और हमारी एकजुटता इस बार मजबूत है और हमारे जो राज्य सरकार के कामकाज हैं। रामगढ़ के सियासी अखाड़े में एक और पूर्व विधायक ममता देवी के पतिदेव बजरंग महतो वोटर्स को दुहाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी भी लगातार दूसरी बार जनता की अदालत में ताल ठोक रही हैं। अब फैसला रामगढ़ की जनता जनार्दन के हाथ में है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। एक नजर